नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए नरेंद्र कौर छाबड़ा जी की लिखी कहानी अपराध बोध। अस्पताल के पलंग पर अर्ध निद्रा की अवस्था में हिसाब लगा रही हूँ अपने रिश्तेदारों, परिचितों, मित्रों में से कौन कौन मेरी मिजाज पुरसी के लिए यहाँ आया है। निराशा हाथ लगती है क्योंकि यह आंकड़ा काफी कम है। यह भी तो सच है, जब अपने जाए पुत्र विदेश में जा बसे हों तो दूसरों को क्या जरूरत पड़ी है खोज खबर लेने की। आज की व्यस्त जिंदगी में सब अपनी परेशानियों से ही निजात पाने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। किसे फुर्सत है मित्रों, संबंधियों के बारे में जानकारी रखने की। वह जमाना गया जब किसी पड़ोसी, परिचित तक की छोटी सी तकलीफ पर सब इकट्ठे हो जाया करते थे, हर संभव मदद करने में लग जाते थे। एक अनोखा भाईचारा होता था। अब वह सब काल्पनिक बातें लगती हैं। अधमुंदी पलकों के आवरण से निकलकर मेरी चेतना विदेश में बसे दोनों बेटों को देख रही है, जो अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं। जब पति ने उन्हें मेरी बीमारी के बारे में बताया, तब से उनके फोन हर सप्ताह आने लगे हैं, जबकि पहले महीने में एक बार आते थे। दोनों की बातचीत का विषय एक ही होता है, माँ अपना ख्याल रखना। अब इस उम्र में काम मत किया करो, सारे दिन के लिए नौकरानी रख लो, आखिर पैसे किस लिए होते हैं। अब तुम पर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, क्यों बेकार का तनाव पालती रहती हो। हमारे यहाँ की जिंदगी तो बेहद कठिन है। पति पत्नी दोनों नौकरी में पिसते रहते हैं, तब कहीं बच्चों की अच्छी देखभाल हो पाती है। इतनी महंगाई है यहाँ की, तौबा। उस पर किसी काम के लिए नौकर नहीं होते, सारे कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। थक कर चूर हो जाते हैं। जैसे ही कुछ समय निकल पाया तुमसे मिलने आएंगे। मैं जानती हूँ कितना समय निकाल पाएंगे मेरे लिए। पिछले 15 वर्षों में 2 बार आए हैं, 15 दिन रहे हैं और 15 बार बताया कि यहाँ आने में उनका लाखों रुपया किराए में ही खर्च हो गया। उनकी बातों से अनजाने ही मेरे भीतर अपराध भावना आ गई थी। हमारे कारण इनका इतना पैसा व्यर्थ गया। विदेशी धरती पर रहते रहते उनके संस्कार भी विदेशी होने लगे थे। स्वार्थता, संवेदनहीनता बढ़ती जा रही थी। न चाहते हुए भी मैं पड़ोसन रीना की बातों को याद करने लगती हूँ। जब से उसके पति की मृत्यु हुई है, दोनों बेटियां बारी बारी से उसे अपने घर ले जाती हैं। उसकी सभी जरूरतों, सुख सुविधाओं को पूरा करती हैं। किसी तरह का कोई अभाव कष्ट उन्हें नहीं होने देती। तब रीना ने कहा था, अगर ऐसी बेटियां हों तो बेटे न होने का कोई मलाल नहीं होता। आज के जमाने में तो सभी देख रहे हैं बेटे किस तरह माँ बाप को असहाय छोड़ मोटी तनख्वाह वाली नौकरियों के पीछे दौड़ते हैं। हम खुशकिस्मत हैं बेटों से बेहतर बेटियां पाकर। कलेजे में हुक सी उठने लगती है। काश हमारी भी एक ऐसी बेटी होती जो आज इस हालत में देखकर दूर बैठी केवल बातें न बनाती, बल्कि साथ रहकर सेवा शुश्रूषा करती। लेकिन सबका भाग्य एक सा कहाँ होता है। अचानक महसूस होता है पलंग के नीचे पड़े गंदगी के डिब्बे में से 2 नन्हे हाथ मेरी ओर गुहार लगा रहे हैं। मम्मी मुझे बचा लो, मत मारो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। यह आवाज तेज होती जा रही है। मैं अपने कानों पर हाथ रख इस आवाज से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, परंतु आवाज अब और तेज हो गई है। डिब्बे में 2 की बजाय 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं। मम्मी मुझे बचा लो, मत मारो मुझे। मैं पसीने से तर हो गई हूँ। नर्स आकर पूछती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बुरा सपना देखा था, डर गई थी। वह इंजेक्शन देकर कहती है, आराम करो, टेंशन नहीं लेना। इंजेक्शन का असर होने तक मैं फिर से अतीत के गलियारे में पहुंच जाती हूँ। शादी के बाद विदा होकर जब ससुराल की दहलीज पर पहुंची तो सास ने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। इसे एक सामान्य आशीर्वाद मान में मुस्कुरा दी थी। सभी बुजुर्ग महिलाएं नववधू को यही आशीर्वाद तो देती हैं। एक तरह से यह एक मुहावरा ही बन गया है। परिवार में हम पति पत्नी, सास ससुर के अलावा एक देवर व एक ननद, बस इतने ही प्राणी थे। सास ने कभी रोक टोक प्रतिबंध नहीं लगाए। मैं उनकी उदारता पर स्तब्ध थी।
ननद भी माँ जैसी मिलनसार, हंसमुख व स्वतंत्र। 2 वर्ष का समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। सही मायने में वैवाहिक जीवन को हम एंजॉय करते रहे। जिस दिन मेरे गर्भवती होने की खबर सास को मिली, उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया, प्रेम से आलिंगनबद्ध करते हुए ढेरों नसीहतें दे डाली। बहू, अब तुम रसोई में मत आना, इन दिनों दिल खराब रहता है। रसोई के मिर्च मसालों की महक से अधिक उबकाई आती है। किसी तरह का वजन नहीं उठाना, धीरे चलना, गिरना पड़ना नहीं। आखिर हमारे कुल का वारिस आ रहा है। उनकी फिक्र व देखभाल अच्छी लगती, लेकिन आखिरी वाक्य सुनकर मैं परेशान हो जाती। अगर लड़की हो गई तो। पति भी बेहद उत्साहित व प्रसन्न थे। अतः अपनी शंका को उनके सामने रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जी मिचलाने, उल्टियां करने, आराम करने, मन बहलाव के लिए कुछ सैर करने आदि में 2 महीनों का वक्त बीत गया। अगले दिन ही सास का फरमान हुआ, अस्पताल जाकर चेकअप करा लो, लड़का है तो ठीक, वरना गर्भपात करवा के ही आना। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन सरक गई। माँ जी, यह क्या कह गई? पति की ओर सहायता व उम्मीद की नजरों से देखा तो वहां विवशता तथा बेचारगी के स्पष्ट भाव तैर रहे थे। एकांत होते ही वे बोले, बीना, माँ दिल की बुरी नहीं है। दरअसल हमारे खानदान में परंपरा चली आ रही है। परिवार में पहली लड़की को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, अतः उसे पैदा ही नहीं होने देते। हाँ, एक लड़के के बाद लड़की के जन्म को सहजता से लिया जाता है। तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे पास कहने सुनने के लिए क्या रह गया था? क्या कहती कि स्वयं को इतने उदार व स्वतंत्र विचारों वाले मानने वाले लोग इतने पोंगापंथी, रूढ़ियों को आंखें मीच अपने से चिपकाए हुए हैं। अगले दिन पति के साथ मैं अस्पताल गई। जांच परीक्षण के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। गर्भ में लड़की पल रही थी। पति के इशारे पर मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां उस नन्ही जान को मेरे शरीर से अलग कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। बेबस असहाय सी मैं आंसू बहाती रह गई। प्रथम बार मां बनने के, मातृत्व सुख प्राप्त करने के एहसास को कितनी बेदर्दी से रौंद डाला गया था। घर पहुंचने पर मेरी सूजी आंखें देखकर सास ने हमदर्दी जताई थी। दिल छोटा ना करो बहू, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, देखना अगली बार जरूर लड़का ही होगा। मैं फफक कर रो पड़ी तो उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना दी। 6 महीने बीतने के बाद मैं दोबारा गर्भवती हुई। इस बार परिवार में सदस्यों के साथ साथ मैं भी पूरी तरह आश्वस्त थी कि लड़का ही होगा। लेकिन जांच परीक्षण की प्रक्रिया के पश्चात जब डॉक्टर ने बताया गर्भ में लड़की है, तो सभी के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। सास की नाराजगी तो शब्दों में व्यक्त हो गई। पता नहीं कैसी कोख है इसकी, हर बार लड़की आ जाती है। मैं अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। पहली बार अपना विरोध प्रकट करते हुए कह दिया, माँ जी, क्या बेटे बेटी के लिंग का फैसला कोख करती है? उसका कार्य तो बच्चे को पालना होता है, लिंग निर्धारण नहीं। फिर उसे आप क्यों कोस रही हैं? जब गर्भपात कराने की बात आई तो मैंने उसका विरोध किया, लेकिन मेरी बात तो नक्कार खाने में तूती ही साबित हुई। मेरी एक न चली और फिर एक नन्ही जान को मारकर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। इस बार मैं शारीरिक व मानसिक रूप से भी टूट गई थी। घर आकर बहुत रोई थी। पति से जब कहा, हम कब तक कन्या हत्या करके पाप करते रहेंगे, तो उन्होंने कंधे थपथपाकर मुझे सांत्वना दी थी। इस बार सहज होने में मुझे काफी वक्त लगा था। बार बार नन्हे नन्हे हाथ नजर आते, मानो मुझे पुकार कर कह रहे हो, मम्मी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तीसरी बार बेटे का जन्म हुआ तो घर परिवार में उत्सव सा माहौल बन गया। बैंड बाजे बजवाए गए, मोहल्ले में मिठाई बांटी गई, गरीबों को खाना खिलाया गया। सास मेरी बलैयां लेती रही, पोते की नजर उतारती रही। तब मुझे बेटे की माँ होने का गर्व अनुभव हुआ। काश पहली बार ही बेटा हो जाता तो उस दुखद स्थिति का सामना न करना पड़ता। फिर वर्तमान की खुशी में अतीत की कड़वी यादों को भुलाती हुई मैं बेटे को पालने में व्यस्त हो गई। 2 वर्ष पश्चात जब दूसरे बेटे का जन्म हुआ तो सास ने प्यार से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। 2 बेटों की माँ बनने पर मुझे घर बाहर जो इज्जत मान प्यार मिलने लगा
उसने मेरी सोच ही बदल दी। मैं भी बेटी को महत्वहीन मानने लगी और 2 बेटों के परिवार को सीमित कर लिया। जब कभी मेरी मुलाकात ऐसी महिला से होती जिसे केवल लड़कियां थीं, तो मुझे उस पर तरस आने लगता। उसे मैं बेचारी व अभागिन मानने लगती। समय के साथ साथ यह संस्कार भी पक्का होता गया। दोनों बच्चों की बेहतरीन परवरिश में मैं व्यस्त हो गई। उनकी हर मांग पर ख्वाहिश पूरी करने की सदा मेरी कोशिश रहती। उन्हें कोई अभाव न हो इसका प्रयत्न करती। सास को तो वैसे ही दोनों पोते बेहद प्रिय थे, अतः उन पर कोई प्रतिबंध, टोका टाकी का कोई प्रश्न ही नहीं था। बच्चे छोटे थे। उन्हीं दिनों सास ससुर तीर्थ यात्रा पर गए। दुर्भाग्यवश रास्ते में उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तथा दोनों की वहीं मृत्यु हो गई। अब बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी पूरी तरह मुझ पर आ गई थी। उन्हें बेहतर शिक्षा के साथ साथ बेहतर वातावरण प्रदान करने के इरादे से हमने मोहल्ला भी बदल लिया। जहां उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उसी कॉलोनी में मकान ले लिया। बच्चों को अच्छे सहयोगी मित्र भी मिलने चाहिए, क्योंकि उनके चरित्र, स्वभाव व संस्कार पर इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। यही सोचकर यह कदम उठाया। बच्चे दोनों ही मेधावी थे। स्कूली शिक्षा अपनी अपनी कक्षाओं में अव्वल होकर उन्होंने प्राप्त की। उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए देश की जानी मानी संस्थानों में दोनों को ही दाखिला मिल गया। यहाँ की शिक्षा काफ़ी महंगी थी। आम भारतीय की तरह हमारी सोच भी यही थी कि बच्चों के सुखद भविष्य का निर्माण हर अभिभावक का कर्तव्य है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहे, जिसके कारण कई बार हम अपनी ज़रूरतों में कटौती कर लेते, लेकिन उनकी शिक्षा में कोई अभाव नहीं आने दिया। मन में विश्वास था दोनों की बढ़िया नौकरी लग जाएगी, फिर उनके विवाह करके पोते पोतियों की रौनक से अपना दिल बहलाएंगे, आदर्श परिवार की तरह जीवन जिएंगे। बेटे समझदार हैं, माँ बाप की परवरिश में जो कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें समझते हैं। कभी कभी कहते भी हैं, माँ मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर देखो मैं तुम्हारी सारी इच्छा कामनाएं पूरी करूँगा। हमारी महंगी पढ़ाई के कारण तुमने अपनी ज़रूरतों को सीमित किया, तो कभी मन मारा हम सारा हिसाब चुकता कर देंगे। मैं मुस्कुरा कर रह जाती। अच्छा है इन्हें यह एहसास तो है, वरना आजकल की पीढ़ी इतनी स्वार्थी हो गई है, केवल लेना जानती है। बड़े बेटे का कोर्स पूरा होते ही उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी में बढ़िया नौकरी मिल गई। हम सबका खुश होना स्वाभाविक था। साल भर उसे राजधानी में रहने के बाद विदेश जाने का आदेश दिया गया। वह बेहद प्रसन्न उत्तेजित था। बेशक उसके करियर की यह बड़ी छलांग थी, फिर भी हमारे भीतर जैसे कुछ दरक गया था। हमारी मनोस्थिति को जान वह बोला, आप लोग चिंता न करें, 2-3 साल में मैं वापस लौट आऊँगा। 2 साल बाद उसका फ़ोन आया। अपने साथ काम करने वाली विदेशी युवती के साथ उसने शादी कर ली थी। मन कसैला हो गया था। अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति का पहला नमूना उसने दिखा दिया था। जन्मदाता थे, अतः उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। अब हमारी सारी उम्मीदें छोटे बेटे पर आकर ठहर गई थी। कहीं वह भी बड़े के पद चिन्हों पर चलते हुए विदेश न चला जाए। इस सोच से हम स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे। इसी भय व आशंका के कारण हमारा उसके प्रति स्नेह व फिक्र बढ़ गई थी। उसकी छोटी छोटी बातों का, सुविधाओं का ख्याल करने लगे। गाहे बगाहे उसे संयुक्त परिवार के फायदे, माँ बाप के प्रति संतान के फर्ज जैसे विषयों पर संकेतात्मक उपदेश भी दे डालते। साल भर बीतने के बाद उसकी शिक्षा पूरी हुई और तभी वह धमाका हुआ जिसका हमें डर था। किसी बड़ी प्रतिष्ठित विदेशी कंपनी ने उसे बहुत बढ़िया नौकरी के लिए चुना। हमारी हालत साफ छछूंदर जैसी थी। न तो उसे जाने के लिए कहने की हिम्मत हो रही थी और न रोकने की। हिम्मत करके मैंने कह दिया, बेटा विदेश में अगर पैसा अधिक है तो महंगाई भी उतनी ही है। सिर्फ पैसों के लिए वहाँ अलग थलग पड़े रहने से तो अच्छा यहीं कोशिश करो। अपने देश में भी आजकल लाखों की नौकरियां मिलती हैं। अपने परिवार के साथ रहकर जो शांति सुकून मिलता है वह विदेश में कहाँ मिल सकता है। वह फौरन बोल उठा, माँ मैं वहाँ बसने थोड़े ही जा रहा हूँ, 2-4 साल रहकर पैसा कमाकर लौट आऊँगा। आखिर तो मुझे यहीं रहना है आप लोगों के साथ। थोड़ी सी आस बंधी थी उसकी बातों से।
दिन, महीने और वर्ष बीतने लगे। 4 साल बाद छोटे बेटे ने पत्र के साथ एक फोटो भेजी, जिसमें वह, उसकी पत्नी और साथ में साल भर का बेटा था। उसने लिखा था कि अति व्यस्त दिनचर्या के कारण वह अपनी शादी व बेटे के जन्म के बारे में सूचित नहीं कर पाया। अगले साल वह परिवार सहित हमसे मिलने आएगा, कुछ दिनों के लिए। हमारे पैरों तले से जैसे जमीन सरक गई थी। लगा था जीवन में भूकंप आ गया है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। आस के जो दिए आंखों में टिमटिमा रहे थे, वे भी बुझ गए। अब तो उसका यहाँ हमारे साथ रहने का प्रश्न ही नहीं रहा। बेशक दोनों बेटों के इंद्रधनुषी स्वप्न फलीभूत हो गए थे और यह खुशी की बात थी, लेकिन वृद्ध माँ बाप के लिए क्या बेटों का कोई कर्तव्य नहीं होता? यही बात दिल की गहराइयों में उतरती चली गई। परिणाम स्वरूप अवसाद, तनाव बढ़ते चले गए और बीमारियां अपना स्थान बनाने लगी। पति भी उदास, चिंताग्रस्त रहने लगे। असहाय से हम मूक नजरों से एक दूसरे को देखते, अपनी परेशानियां भीतर समेटे हुए नीरस, उद्देश्यहीन सा जीवन जीने लगे थे। पिछले सप्ताह मुझे दिल का दौरा पड़ा है, तब से अस्पताल में हूँ। काफी थकान, कमजोरी महसूस कर रही हूँ। बेटों को खबर की तो उनकी ओर से केवल एहतियात बरतने की हिदायतें मिल रही हैं। बीमारी में खर्च भी बहुत हो चुका है, परंतु किससे कहें? बेटों को कहने की हिम्मत नहीं। वे स्वयं अपनी तंगहाली बयान करते रहते हैं। विचारों के द्वंद्व में फंसी मैं अपराध बोध से घिरने लगी हूँ। क्यों दो दो बेटियों की हत्या करवा दी? क्यों विरोध नहीं कर सकी? अगर आज एक भी बेटी होती तो क्या हमें इस तरह एकाकी, असहाय, अवसादग्रस्त स्थिति में जीने देती? बेटी के दिल में माँ बाप के प्रति स्नेह, ममता व प्रेम जीवन पर्यंत रहता है। उनकी बदहाल स्थिति से वह केवल चिंतातुर ही नहीं होती, बल्कि उन्हें सहारा देने के लिए आगे भी आती हैं। मेरी सोच भी कितनी गलत हो गई थी, 2 बेटों की माँ बनकर। महसूस होता है 4 नन्हे हाथ मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं। माँ, हम तो तुम्हें इतना प्यार करती थी, फिर हमें अपने से अलग कर क्यों फेंक दिया? अब तो तुम 2 बेटों की माँ हो, फिर खुश क्यों नहीं हो? हमें मरवा कर क्या प्राप्त हुआ? मेरी आंखों से आंसुओं का रुका बांध टूट पड़ा है। झरझर बहते आंसुओं के बीच में अपनी अजन्मी बेटियों से माफी मांगती हूँ। पश्चाताप के आंसुओं के बीच में दृढ़ संकल्प कर रही हूँ कि स्वस्थ होने के बाद परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ साथ सभी अभिभावकों से खुला आह्वान करूंगी कि बेटी की हत्या न करें, उन्हें जन्म लेने दें, पालें पोसें, प्यार स्नेह दें, क्योंकि बेटी बड़ी अनमोल होती है। अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र कौर छाबड़ा जी की लिखी कहानी अपराध बोध। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।